पिल्जो को देखते हैं जिसे गोली लगी हुई है और वो बुरी तरह जख्मी हालत में पेड़ के सहारे बैठा है। उसके सामने यूचन खड़ा है जो पिल्जो पर गन ताने हुए है। यूचन को देखकर पिल्जो बोलता है, यूचन। फ्लैशबैक में एक बच्चा जमीन पर गिरा हुआ दिखता है जो शायद यूचन है और उसके पास एक चाकू पड़ी हुई है। वहां पिल्जो सनबीम और डायरेक्टर बोंगवॉन को देखता है। पिल्जो बोंगवॉन से कहता है, इस बच्चे में थोड़ी अकल है बॉस, मुझे लगता है हम इससे काम करवा सकते हैं। बोंगवॉन बोलता है, तुम क्या कह रहे हो, मैंने बस उसकी जिद मान ली थी, किसी बच्चे को चाकू थमाने का कोई मतलब नहीं। पिल्जो हंसते हुए कहता है, कोई बाहर वाला तो सोचेगा कि तुम इसके पिता हो। फिर वो छोटे यूचन से कहता है, उठो, बॉस के मूड को देखकर लगता है आज आखिरी दिन है और मैं थोड़ी देर तुम्हारी बात मान लूंगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यूचन पिल्जो पर गन ताने खड़ा है और डेड फेस यूचन पर गन ताने हुए है। डेड फेस कहता है, गोली चलाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें गद्दार मानना पड़ेगा। मैं जानता हूं दोसान में तुम्हारे पुराने रिश्ते गहरे हैं, इसे मौका समझकर सब साफ कर दो। यूचन पिल्जो को देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर यूचन और रेड शर्ट की मुलाकात याद आती है। यूचन कहता है, अगर दोनों ही पक्ष बकवास हैं तो बेहतर है दोनों कीचड़ में डूब जाएं। रेड शर्ट जवाब देता है, गोलमोल बातें छोड़ो और फैसला लो, मैं हाउ डॉग्स को खत्म कर दूंगा। प्रेजेंट में यूचन और डेड फेस एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं और दोनों गोलियों से बचते हैं। यूचन मन में सोचता है, यहां हर किसी को धमकाने का शौक है, मैं वही करता हूं जो दिल कहता है। वो डेड फेस की गोलियों से बचते हुए पिल्जो के पास पहुंचता है और उसे उठाकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। पिल्जो कहता है, यूचन, तुम जानते हो तुमने हाउ डॉग्स को धोखा दिया है, इसका क्या मतलब है? यूचन कहता है, ओल्ड मैन हिलो मत वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। वो मन में देखता है कि पिल्जो के घाव बहुत गहरे हैं और काफी खून बह चुका है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो मर सकता है। तभी डेड फेस को पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। यूचन मन में सोचता है, क्या ये अभी हंस रहा है? डेड फेस हंसते हुए कहता है, अकेले कमांड देना मुश्किल होता है, लेकिन अब हम दुश्मन हैं। डेड फेस के लिए इवान का आदेश अंतिम है। उप टीम लीडर का पद उसे इवान ने दिया था और उसका कर्तव्य है आदेश निभाना। अब वो यूचन को भी रेड शर्ट के बराबर का लक्ष्य मानता है। दबा हुआ असली रूप पूरी तरह बाहर आ जाता है और वो हाउ डॉग्स का चेहरा बन जाता है। डेड फेस दोनों गन रीलोड करते हुए कहता है, भरोसा रखो, मैं ऐसा करूंगा कि वे तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वो यूचन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। यूचन पेड़ के पीछे कवर लेकर बचते हुए सोचता है, मैंने इसे कभी इतना डरावना नहीं देखा। डेड फेस हंसते हुए फायर करता रहता है और कहता है, हाउ डॉग्स को लड़े हुए बहुत समय हो गया है। फिर वो गन रीलोड करता है और यूचन पर फिर से गोलियां बरसाने लगता है। डेड फेस ने यूचन के सामने अपना असली रूप दिखा दिया था। यूचन, जो बाकी लोगों की तुलना में हाल ही में हाउ डॉग्स में शामिल हुआ था, उसे डेड फेस के इस रूप की कोई जानकारी नहीं थी। यूचन गोलियों से बचते हुए कवर में छिपा हुआ था, उसे काउंटर अटैक करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और वो मन ही मन सोचता है कि दोहरी पिस्तौल के सामने बिना किसी योजना के आगे बढ़ना सीधी मौत है। तभी डेड फेस के पास दो लोग दिखाई देते हैं जो कहते हैं, चलो यहां से निकलते हैं। डेड फेस ठंडे स्वर में बोलता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। यूचन उसी पल डेड फेस के पीछे से दो जोडियाक हमला करते हैं। एक प्रीवियस जनरेशन जोडियाक रैबिट जुनियांग और दूसरा प्रीवियस जनरेशन जोडियाक टाइगर किम जिनसो, वही दोनों जिन्हें पहले यूचन ने मार दिया समझा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि यूचन जोडियाक टाइगर के चेहरे पर चाकू लगाए खड़ा है। टाइगर गुस्से में पूछता है, यूचन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि दिवंगत ड्रैगन के बदले जिन लोगों ने तुम्हें पाला था उनका कर्ज तुम पर है? यूचन धीमे स्वर में कहता है, हाउ डॉग से मत टकराओ और मरने का नाटक करो अंकल। रैबिट को जानबूझकर गैर जरूरी जगह पर वार किया गया है, वो शायद जिंदा है। प्रेजेंट में दोनों जोडियाक डेड फेस पर टूट पड़ते हैं और चिल्लाते हैं, यूचन किसकी चिंता कर रहा है, हमें कमजोर मत समझो। यूचन घबराकर चिल्लाता है, नहीं। रैबिट डेड फेस के सिर पर वार करता है लेकिन डेड फेस झुककर बच जाता है। टाइगर उसके चेहरे पर पंच मारता है लेकिन डेड फेस गर्दन घुमाकर उसे भी टाल देता है। दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। यूचन समझ जाता है कि ये उसकी उम्मीद से अलग है। वे सच में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। यही था एक हत्यारे का असली रास्ता। डेड फेस बिना किसी हिचक के दोनों जोडियाक को गोली मार देता है। उसके लिए वे ऐसे प्राणी थे जो हाउ डॉग्स का सामना करने लायक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पल बनाया था वही यूचन के लिए रास्ता बन गया। यूचन अचानक कवर से निकलकर डेड फेस के सामने आ जाता है। डेड फेस उस पर गन तान देता है। यूचन चाकू से गन पर वार करता है, गन हाथ से छूट जाती है और वह अपनी गन डेड फेस पर तान देता है। डेड फेस एक किक मारता है जिससे गोली सिर्फ छूकर निकल जाती है। डेड फेस पलटकर फायर करता है। यूचन उसका हाथ पकड़कर गन का रुख मोड़ देता है और जवाबी फायर करता है। दोनों गोलियों से बाल बाल बच जाते हैं। डेड फेस चाकू से हमला करता है। यूचन पीछे कूदकर बचता है और पलटकर चाकू से वार करता है। डेड फेस बचते हुए उसके कंधे पर गहरा कट लगा देता है। यूचन जख्म देखकर पल भर को चौंक जाता है। डेड फेस ठंडे स्वर में कहता है, कितना अफसोस है, तुम ऐसा फूल थे जो अभी खिलने ही वाला था। यह सोचकर दुख होता है कि मुझे इसे कुचलना पड़ेगा। और वह दोबारा यूचन पर गन तान देता है। डेड फेस अपनी गन यूचन के सीने के बिल्कुल पास ताने खड़ा था। दो यूचन मन ही मन बुदबुदाता है, हालात बिगड़ चुके हैं।
अगले ही पल डेड फेस फायर करता है, लेकिन यूचन किसी तरह बच निकलता है। डेड फेस पीछे की ओर कूदते हुए ठंडे स्वर में कहता है, यूचन, मैं दिल से उस प्रतिभा के लिए शोक व्यक्त करता हूं जिसे इवान ने खुद स्वीकार किया था, जो पूरी तरह खिल भी नहीं पाया। इतना कहकर वह दो यूचन पर लगातार फायरिंग करने लगता है। यूचन गोलियों से बचते हुए पेड़ की आड़ ले लेता है और सोचता है ये आदमी रेड शर्ट के बराबर है। इवान की परछाई से यही उम्मीद थी। आसान नहीं होगा, लेकिन जब दिल के मुताबिक चल ही चुका हूं तो अब हिचकने का कोई मतलब नहीं। वो अपनी पिछली जेब से कई चाकू निकालकर डेड फेस की ओर फेंक देता है। डेड फेस आसानी से बच जाता है और मन में सोचता है, बंदूक के सामने चाकू फेंकना इंटरेस्टिंग, तुम्हारी उस जिद के साथ मैं खेलूंगा युवा हाउ डॉग्स। अगले ही पल दोनों आमने सामने आ जाते हैं। डेड फेस घुटने से यूचन के पेट पर जोरदार वार करता है और चाकू से हमला करता है। यूचन किसी तरह वार बचाता है और उस पर फायर करता है, लेकिन नजदीकी की वजह से डेड फेस आसानी से बच निकलता है। डेड फेस गन से यूचन के घायल कंधे पर वार करता है और दूसरे हाथ के चाकू से उसके चेहरे पर झपटता है। यूचन चाकू से ब्लॉक करता है, थोड़ा पीछे हटते हुए फायर करता है। गोली डेड फेस के कोट को छूती हुई निकल जाती है। डेड फेस हवा में उछलता है और एक जोरदार किक यूचन के गर्दन पर मारता है। यूचन सोचता है, डेड फेस ये थोड़ा हताश लग रहा है। दूरी कम होने के बावजूद भी ये बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद इसे रीलोड करने का मौका नहीं मिला। डेड फेस हंसते हुए फिर चाकू से हमला करता है। यूचन पेट पर किक मारकर बचता है और फायर करता है, लेकिन डेड फेस फिर बच जाता है। यूचन चाकू से पलटवार करता है। डेड फेस ब्लॉक करता है और उसका चाकू यूचन के चेहरे के बेहद पास पहुंच जाता है। यूचन उसके पैर पर लात मारता है और किसी तरह बच निकलता है। डेड फेस घूमते हुए मुस्कुराता है और यूचन पर गन तान देता है। यूचन के दिमाग में ख्याल आता है, ये कमीना, क्या इसके पास अब भी गोलियां हैं? उसी पल डेड फेस यूचन पर टैकल करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। यूचन सोचता है, क्या गन में गोली नहीं थी? धिक्कार है, सिर पर जोरदार चोट लगी है, ताकत खत्म हो रही है। तभी डेड फेस अपनी जेब से मैगजीन निकालता है और बोलता है, तुम अब भी ऐसे नकली झांसों में आ जाते हो, तुम्हारे अंदर अब भी अनुभव की कमी है। वह गन को रीलोड करता है और पेड़ के सहारे बैठे घायल पिल्जों पर गोली चला देता है। ठंडे स्वर में कहता है, मैं आदेश के अनुसार काम करता हूं। गुस्से में यूचन चाकू से डेड फेस पर झपटता है। डेड फेस बचता है, लेकिन यूचन उसके पेट पर जोरदार किक मार देता है। दोनों पीछे की ओर फेंके जाते हैं। यूचन का चाकू हाथ से छूट जाता है। अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचता। यूचन पेड़ के पीछे छिपते हुए सोचता है, मेरा हथियार। डेड फेस पागलों की तरह हंसने लगता है। धिक्कार है, शरीर दर्द से भर गया है। डेड फेस बोलता है, यूचन, यूचन। डेड फेस उसे खोजने लगता है। पेड़ के पास आकर बोलता है, वो यहीं कहीं था। तभी डेड फेस का फोन बजता है और उसी समय लंदन, इंग्लैंड में कंसीलियम ओडिस एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ते हुए इवान कार्डिफ दिखाई देता है, जो कहता है कि बक कोस्तारिनोफ, सभी हाउ डॉग्स को तुरंत बेस पर इकट्ठा होना है, क्योंकि ट्रिगर दबते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर डेड फेस गन को रीलोड करते हुए जवाब देता है कि उसका विरोधी यूचन है और वह गन यूचन की ओर पॉइंट करता है, ये जाने बिना कि यूचन वहां मौजूद नहीं है। तभी इवान कार्डिफ ठंडे स्वर में कहता है कि एक हाउ डॉग एक बार काटता है तो कभी नहीं छोड़ता, भले ही इसका अंत आपसी विनाश ही क्यों न हो। और इसके बाद डेड फेस हवा में फायर करते हुए वहां से जाने लगता है और बोलता है कि इवान जो ब्लेड रखता है वो अपना ब्लेड उसी दिशा में घुमाता है जहां आप वार करते हैं। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। और उसी समय दृश्य बदलता है, जहां रेड शर्ट के नीचे कमियाशिन को गिरा हुआ देखा जाता है। रेड शर्ट कमियाशिन को हरा देता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रेड शर्ट को कमियाशिन के साथ बिताए गए पल याद आते हैं। उसे वो पल याद आता है जब कमियाशिन ने उससे कहा था कि वो उससे नफरत करता है, लेकिन ये टैटू इस बात का प्रतीक है कि वे दोनों भाई बन चुके हैं और आखिरकार वो उसका भाई है। रेड शर्ट मन में सोचता है कि चीजें इस मोड़ तक कैसे पहुंच गई। तभी वो कमियाशिन को खत्म करने के लिए चाकू उठाता है और उसका चेहरा भावनाओं से भरा होता है। उसी समय वेंकाई दिखाई देता है, जो रेड शर्ट पर गन ताने खड़ा है और मन में सोचता है कि रिजल्ट साफ है। वो शिन से माफी मांगता है और मान लेता है कि अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये आखिरी अवसर है और उसे एक ही शॉट में टारगेट को मारना होगा। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है और वो हाथ ओरका का होता है। ओरका उससे कहता है कि तुम वही करो जिसमें तुम माहिर हो, क्योंकि ये हिस्सा तुम्हारे लिए नहीं है। तभी रेड शर्ट किसी की मौजूदगी महसूस करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, ओरका उस पर जोरदार पंच मारता है। सही समय पर रेड शर्ट ब्लॉक कर लेता है, लेकिन पंच के असर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ओरका और कमियाशिन आमने सामने होते हैं और ओरका शिन से कहता है कि अब सब ठीक है क्योंकि वो आ गया है। तभी डुओ जोर जोर से हंसता है और रेड शर्ट से कहता है कि बहुत समय हो गया है और अब वो खत्म हो चुका, क्योंकि ओरका और वो दोनों यहाँ हैं। लेकिन ओरका डुओ को रोकते हुए कहता है कि ये खतरनाक है, इसलिए उसके आगे मत आना। डुओ उदास होकर मान जाता है।
वेनकाई ये देखकर मन ही मन राहत महसूस करता है और सोचता है कि वो फाइट देखने में इतना व्यस्त था कि उसने ओरका को नोटिस ही नहीं किया। वो समझता है कि वेरो ब्रदर्स नहीं बल्कि ओरका वेरो ही वो आदमी है जिस पर इवान कॉम्बैट पावर के मामले में सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और अगर डेड फेस भी आ गया तो रेड शर्ट निश्चित रूप से मारा जाएगा। तभी कमियाशिन हाथों के सहारे खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है कि हटो, वो अभी हारा नहीं है, और लड़ाई जारी रखने की बात करता है। ओरका उसे समझाता है कि इस हालत में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शिन कहता है कि उसे इसका अंत देखना है और जोर से ओरका को हटने के लिए बोलते हुए रेड शर्ट की ओर बढ़ता है। तभी ओरका पीछे से कमियाशिन का कॉलर पकड़कर उसे खींच लेता है और शिन उसे छोड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ओरका उस पर जोरदार पंच मार देता है जिससे शिन पीछे की ओर फेंका जाता है। ये सब देखकर वेनकाई और डुओ दोनों हैरान रह जाते हैं। ओरका शिन से कहता है कि उससे नफरत मत करना क्योंकि उसने अभी उसकी जान बचाई है। इसके बाद ओरका और रेड शर्ट आमने सामने खड़े होते हैं और रेड शर्ट पूछता है कि ओरका वेरो, क्या वो बिना हथियार के अकेले आया है? इस पर ओरका अपनी शर्ट खोलकर हाथ में लपेटते हुए कहता है कि क्या उसे कभी रेड शर्ट से लड़ने के लिए हथियार की जरूरत पड़ी है? रेड शर्ट अपने बाल पीछे करते हुए कहता है कि ये बिल्कुल उसकी स्टाइल है। तभी ओरका रेड शर्ट पर कूदकर हमला करता है और रेड शर्ट भी अपने चाकू से वार करता है। ओरका उस हमले को अपने हाथों से पकड़ लेता है। रेड शर्ट चाकू घुमाकर फिर से हमला करता है, लेकिन ओरका उस पर जोरदार पंच मार देता है। रेड शर्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है मगर पंच के असर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ओरका उसके ऊपर पैर से वार करने जाता है और रेड शर्ट हमला खाते हुए भी ओरका का पैर पकड़ लेता है, जहां ओरका थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी रेड शर्ट ओरका के पैर को चाकू से काटते हुए पीछे कूद जाता है और ओरका अपने पैर को देखते हुए मन में समझ जाता है कि अब उसे पता चल गया है कि शिन क्यों हारा, क्योंकि रेडियो पर कही गई बातों के अनुसार उसे युग जॉन ने सिखाया था और कोरिया में कोई इतना मजबूत नहीं था जो उसका सामना कर सके। इसलिए वो अब तक सीखे गए नए कौशल को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। और रेड शर्ट की ओर दौड़ते हुए ओरका मन में सोचता है कि अनुभव के साथ वो हाउ डॉग्स के खिलाफ लड़ाइयों के जरिए उन कौशलों को तेजी से अपना बना रहा है, और अगर उसे यही नहीं रोका गया तो वो और भी बड़ा खतरा बनकर लौटेगा। इसलिए वो मन ही मन कहता है कि उसे खिलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बीज तभी बीज रह जाता है जब उसे कुचल दिया जाए। उसी समय रेड शर्ट भी ओरका की ओर बढ़ता है और दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं, जहां ओरका अपने पंच से और रेड शर्ट अपने चाकू से वार करने को तैयार होते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए वेनकाई मन में सोचता है कि ओरका कोई हथियार नहीं निकाल रहा, शायद उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लिए सिर्फ समय खरीदना ही जीत है। और डेड फेस का सिग्नल करीब आता जा रहा है। वो वॉकी टॉकी पकड़कर सोचता है कि जल्द ही सभी हाउ डॉग्स यहां इकट्ठा हो जाएंगे और तब रेड शर्ट घिर जाएगा, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो किसी को भी खुद को बलिदान नहीं करना पड़ेगा। तभी डुओ चिल्लाकर कहता है कि उसने उसे पकड़ लिया है, और देखते ही देखते ओरका रेड शर्ट की शर्ट पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है और उसके सिर पर पैर से वार करने जाता है, लेकिन रेड शर्ट घूमकर बच जाता है और ओरका के पैर पर चाकू से हमला करता है, जिससे उसके पैर पर गहरा कट लग जाता है और रेड शर्ट पीछे हटकर एक पोज में खड़ा हो जाता है। ओरका अपने पैर से बहता खून देखकर मन में सोचता है कि मेरी एड़ी लगभग 2 बार कटने से बाल बाल बची, और ये साफ है कि युग जॉन ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया था। फिर वो रेड शर्ट से कहता है कि ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि तुम मुझे इस पवित्र स्थान पर ऐसा करने के लिए मजबूर करोगे। और तभी सभी देखते हैं कि ओरका के हाथ में एक चाकू आ चुका है। ओरका देखते हैं जो दोनों हाथों से चाकू पकड़े कहता है कि उसने एक पवित्र स्थान पर इतनी भद्दी चीज निकाल ली है और इसके लिए वो खुद से इतनी नफरत करता है कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो रेड शर्ट को चेतावनी देता है कि खुद को तैयार कर ले, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ टूटी हड्डियों पर खत्म नहीं होगी। उसी समय रेड शर्ट मन में सोचता है कि ली बोंग वान जितना समय उसके लिए खरीद सकता था वो अब खत्म हो चुका है, और अब सवाल यह है कि समय किसके पक्ष में है, क्योंकि वो जल्द ही आ जाएगा। तभी ओरका रेड शर्ट की ओर दौड़ता है और उधर वेनकाई डेड फेस का इंतजार कर रहा होता है। तभी किसी को चर्च की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है और गेट खुलने की आवाज आती है, जिसे देखकर वेनकाई मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है, क्योंकि गेट पर खड़े आदमी की परछाई और कपड़े डेड फेस जैसे लगते हैं, जो कहता है कि 5 मिनट की देरी हुई है। लेकिन अगले ही पल वेनकाई चौंक जाता है जब पता चलता है कि वो एसोसिएशन का आदमी है, जो कहता है कि सामाजिक तौर पर 5 मिनट कुछ भी नहीं होते, और सबको वहीं रुकने का आदेश देता है। तभी रस्सियों के सहारे चर्च की खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए एसोसिएशन के बाकी लोग अंदर घुस आते हैं, जिसे देखकर डुओ और वेनकाई हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एसोसिएशन के संचालक आ चुके होते हैं और उनका लीडर ये कहते हुए दिखाई देता है कि नेविल के डॉग्स अपनी शपथ पूरी करें। वो अपने दोनों हाथ डंडे पर टिकाए खड़ा होता है और उसी समय ओरका रेड शर्ट पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एसोसिएशन टीम का लीडर आदेश देता है कि सभी को हिरासत में लो। इसके बाद टीम के सदस्य चेन जैसे हथियारों से सब पर हमला करते हैं, सिवाय रेड शर्ट के।
ओरका का चाकू पकड़ा हाथ एक चेन में फंस जाता है और एक चेन डुओ की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर ओरका डुओ को धक्का देकर खुद उस चेन में फंस जाता है। डुओ रेड शर्ट के पास गिरता है और ओरका को फंसा देख उसे पुकारता है। तभी एसोसिएशन का एक ताकतवर आदमी ओरका का गला पकड़कर कहता है कि टीम के सदस्यों के बीच ऐसी दोस्ती देखना अच्छा लगता है, और बताया जाता है कि ब्लू हॉक ऑपरेशन टीम का ऑपरेटर रॉबर्ट एवेंटर है। ये सब देखकर वेनकाई मन में सोचता है कि एसोसिएशन के सिंबॉलिक ऑपरेटर्स आ गए हैं, जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने अटल नियमों और अथॉरिटी से डरावने हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का ऑर्डर उन्हीं के जरिए चलता है। फिर ब्लैक कोट पहने ब्लू हॉक टीम लीडर जॉन लोक घोषणा करते हैं कि वे सभी को सुरक्षित रूप से यूरोप ले जाएंगे, यानी वहां उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें कोरिया से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद सीन लंदन इंग्लैंड स्थित कंसीलियम ऑर्डिनेंस एसोसिएशन हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है, जहां जस्टिस हथौड़ा पटकते हैं और उनके सामने इवान कार्डिफ खड़ा होता है। जस्टिस चिल्लाते हुए घोषणा करते हैं कि ली बोंग वान के पत्र और अन्य सबूतों से ये पुष्टि हो चुकी है कि नेविल संविदा हत्याओं के धंधे के लिए साजिश रच रहे थे और कोरिया से शुरू होकर पूर्वी एशिया पर कब्जा करना चाहते थे। उस और अन्य कई सबूतों की समीक्षा करने के बाद हम कोरिया में उत्पन्न हो रही वर्तमान स्थिति पर विचार करते हैं। ये नेविल द्वारा छेड़ा गया एक राजनीतिक युद्ध होगा जो व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देगा, इसलिए नेविल के राजनीतिक युद्ध का परिणाम तय हो चुका है। तभी एक नकाबपोश जस्टिस कहता है कि उसे आपत्ति की उम्मीद थी। मैंने सुना है कि महान और विद्वान नेविल आपत्ति उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सीधी पंक्ति से कोई तो उपस्थित होगा, लेकिन ये सोचना भी गलत है कि उसकी जगह एक अधपका दल बदलू आ जाएगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर इवान कार्डिफ हेडफोन में कुछ सुनता रहता है और उसी समय कई लोगों को हेडक्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ते देखा जाता है, जहां एक आदमी कहता है कि प्रभु, इवान के अधीन मिशन में हिस्सा लेना अभूतपूर्व है, और दूसरा कहता है कि यूचन की तरह आधिकारिक हाउडॉग के रूप में प्रमोशन पाने का ये शानदार मौका है और शायद दोनों को प्रमोशन मिल जाए। तभी हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोग अचानक हैरान होकर दरवाजे की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कमीने लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाहर पहरा दे रहे सुरक्षाकर्मी बेहोश पड़े हैं और जस्टिस गुस्से में पूछते हैं कि कानून के इस पवित्र मंदिर में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई और क्या ये युद्ध की घोषणा है। तभी इवान कार्डिफ के पीछे हाउडॉग्स के कैनाइन टीम लीडर पार्क लियो और मोलर टीम लीडर निकोलाई ड्रैकव दिखाई देते हैं। फेस ढका जस्टिस कहता है कि सभी यूरोपीय शक्तियां एसोसिएशन से उत्पन्न हुई हैं और क्या नेविल सबको दुश्मन बनाना चाहते हैं, जिस पर इवान कार्डिफ जवाब देता है कि वे टकराव नहीं बल्कि बातचीत चाहते हैं। जस्टिस चेतावनी देता है कि ये कानून की अदालत है, यहाँ संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। फेस ढका जस्टिस कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, यदि आपके शब्द केवल निरर्थक हैं तो आपको इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर चर्च में बंधक बने हाउडॉग्स को देखकर रेड शर्ट मन में हिचकिचाहट दिखाई। एसोसिएशन के आने से कम मुझे कामयाशिन का ख्याल तो रखना ही चाहिए था, और सोचता है कि क्या मैं पीछे हट गया हूं। कुछ छोटी सी भावना जो अभी भी बाकी है, अब जबकि ये स्थिति ऑपरेटर्स के आने से सुलझ गई, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इवान ने एसोसिएशन के हस्तक्षेप की भविष्यवाणी न की हो। नेविल के पास निश्चित रूप से कोई और चाल बाकी है। मुझे इस बात का औचित्य चाहिए कि एसोसिएशन और अधिक सख्ती से हस्तक्षेप करे। तभी उसे यूचन की बात याद आती है कि क्या इसे एक गंदी लड़ाई में नहीं बदला जाना चाहिए। उसी पल रेड शर्ट सोचता है कि चाहे मुझे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, मुझे हिंसक संघर्ष को भड़काना ही होगा। ओरका गुस्से में दिखता है और रेड शर्ट डुओ के गले पर चाकू रखे मन में सोचता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं उन्हें दूसरी बार नहीं खो सकता। फिर मानसू अस्पताल में दिखता है, जहां रेड शर्ट और मिजू की फोटो रखी है, और रेड शर्ट सोचता है कि अगर इसका मतलब है कि मैं उनकी रक्षा कर सकता हूं। जहां रेड शर्ट हाउडॉग्स के पुराने दिनों को याद करते हुए बोलता है, फिर ये तुच्छ भावना। और तभी रेड शर्ट के आगे से अचानक खून के छींटे उड़ते हैं। वेनकाई और एसोसिएशन के लोग सन्न रह जाते हैं। ओरका गुस्से से भर जाता है। तभी देखते हैं कि रेड शर्ट डुओ के गले को काट देता है और मन में बोलता है, मैं इसे जितनी बार चाहूं उतनी बार त्याग सकता हूं। और अंत में हार्टबीट की एक लाइन रेड शर्ट और मिजू की फोटो पर जाकर खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि ओरका और डुओ सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, जहां डुओ ओरका से कहता है कि उसने वादा किया था कि अब वो कोई अपराध नहीं करेगा, और अगर वे हाउडॉग्स का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो वे हत्यारे बन जाएंगे। क्या ये सब जानते हुए भी उसने इसे स्वीकार किया? जिस पर ओरका जवाब देता है कि डुओ, तुमने ही कहा था कि तुम हत्यारा बनना चाहते हो, और डुओ हाँ कहता है। तब ओरका गंभीर स्वर में कहता है कि इस बारे में सब भूल जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मेरे पीछे रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड शर्ट के पास डुओ गिरा पड़ा है और उसके बगल में काफी खून फैला है, जिसे देखकर ओरका बेहद गुस्से में आ जाता है। वहीं वेनकाई मन में सोचता है कि उसने नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक जाएगी, क्योंकि ऑपरेटर्स के सामने हुई ये हत्या शपथ का उल्लंघन है। फिर भी वे शांत क्यों खड़े हैं? उधर रेड शर्ट अपने बालों को ऊपर करते हुए मन में सोचता है कि इससे आगे कुछ भी असंभव है, और तटस्थता के लिए खड़ा एसोसिएशन आखिर किस हद तक अनुमति देगा? ये जरूर सीमा होगी।
औचित्य दिया जा चुका है और उसने हाउ डॉग्स के स्तर का आंकलन भी पूरा कर लिया है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। ये सोचते हुए वो खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है और भागते हुए मन में कहता है कि वो बाद में कभी भी अपना चाकू निकाल सकता है। अंदर की ओर हम देखते हैं कि ओरका खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और पैर पर जोर देकर उठने लगता है, जिसे पकड़ने वाला एसोसिएशन का आदमी मन में सोचता है कि इस आदमी में इतनी ताकत कैसे है। तभी ओरका रेड शर्ट का नाम चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और उसके पीठ पर एसोसिएशन का आदमी लटका होता है, जबकि ओरका के चेहरे पर भयंकर गुस्सा साफ दिखता है। इसके बाद सीन रेड शर्ट पर जाता है, जो भागते हुए मन में सोचता है कि उसे अभी भी ली बोंगवन के समय की चोट है और तब उसके सबॉर्डिनेट से लड़ते समय कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हाउ डॉग्स अलग हैं और जब तक उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होगा वो उन सब से नहीं निपट सकता, इसलिए पहले ठीक होना जरूरी है। और वो कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां एक ड्रोन के कैमरे में रेड शर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर ड्रोन ऑपरेट करने वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये रेड शर्ट नहीं है और वो इस तरफ क्यों आ रहा है। जिस पर उसका साथी कहता है कि हैरान मत हो बेवकूफ, वो अब हमारी तरफ है और पिछली बार भी यहीं आया था। तब ऑपरेटर कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे देखकर अभी भी डर लगता है, क्योंकि उन्होंने उसे ली वोंगवन के शुद्धिकरण के दौरान देखा था जब उसने उसे बेरहमी से छुरा मारा था, इसलिए बस उसकी नजर में आने से बचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड शर्ट कॉल पर बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ मानसू मैं आ गया हूं, और दरवाजा खोलते ही नीचे जाती सीढ़ियां दिखती हैं। रेड शर्ट नीचे उतरते हुए कॉल पर कहता है कि वो नीचे आ रहा है और सीढ़ियों के अंत में एक लॉक लगा दरवाजा खोलता है, जिसके बाद सामने एक हॉस्पिटल दिखाई देता है, जहां डॉक्टरों और नर्सों के बीच मानसू खड़ा होता है और रेड शर्ट को देखकर उसे बुलाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए कहता है कि क्या वो रास्ता ढूंढ पाया, क्योंकि वो खुद हमेशा भटक जाता है। और फिर पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक न होने पर खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। तब रेड शर्ट पूछता है कि यूचन का क्या हुआ, और मानसू बताता है कि वो अभी आया है और उसने मुश्किल से डायरेक्टर पिल्जो को ऑपरेशन रूम में भागने से रोका, क्योंकि वो अपने आकार के हिसाब से बेहद मजबूत है और अब उसी रूम में उसका इलाज चल रहा है। फिर हम यूचन को बेड पर बैठे देखते हैं, जहां रेड शर्ट उसके पास जाकर अपनी शर्ट खोलता हुआ कहता है कि लगता है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, जिस पर यूचन कहता है कि उसने उसे चौंका दिया और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब रेड शर्ट कहता है कि उसकी वजह से योजना के अनुसार कुछ समय मिल गया, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना झिझक के डेड फेस का सामना करेगा। इस पर यूचन मन में सोचता है कि वो थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर कहता है कि एक बार फैसला लेने के बाद झिझकने की जरूरत नहीं होती और उसे बस समय खरीदना था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली। और फिर पूछता है कि कामयाशिन मर गया, जिस पर रेड शर्ट दूसरी शर्ट उठाते हुए जवाब देता है कि नहीं, उसे बस कुछ गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन डुओ मर चुका है। ये सुनते ही यूचिन कहता है कि अब वेनकाई का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा और मन ही मन सोचता है कि कामयाशिन कुछ समय तक ठीक से हिलडुल नहीं पाएगा, डुओ के बिना ओरका बेकाबू हो जाएगा और इसी के साथ हाउ डॉग्स टीम भी ढहने वाली है। एक ही ऑपरेशन से उन्हें तुरंत फायदा मिल गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय रेड शर्ट ने सबसे जरूरी काम संभाल लिया था और जब वे पहली बार मिले थे तब उसने यूचन को पूरी तरह पढ़ लिया था। इसके बाद हम रेड शर्ट और यूचन की मुलाकात देखते हैं, जहां रेड शर्ट साफ शब्दों में कहता है कि घुमा फिरा कर बात मत करो और सीधे बताओ कि अगर तुम हाउ डॉग्स बने रहने वाले हो तो वो भी निश्चिंत हो सके। जिस पर डुओ यूचन कहता है कि उसका दिमाग दो हिस्सों में बट गया था। फिर सीन बारिश में बालकनी पर शिफ्ट होता है, जहां वो कॉल पर हेलो कहता है और दूसरी तरफ रेड शर्ट होता है जो कहता है कि वो कामयाशिन को पकड़ने जा रहा है और इस बीच उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बाकी हाउ डॉग्स को रोके। वो डेड फेस को यूचन के लिए छोड़ रहा है और उसे बेस तक पहुंचने से रोकने को कहता है। ये सुनकर यूचन हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उसका दिमाग पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन फिर हम उसे डेड फेस के साथ देखते हैं, जहां वो घायल पिल्जो को देखकर सिर पकड़ते हुए सोचता है कि अगर यहां आमना सामना हो गया तो वो क्या करेगा। वो थोड़ा और खेलना चाहता था और उसे लगा था कि ऐसा करने से वो बेहतर महसूस करेगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने घायल पिल्जो पर गन पॉइंट किया था और वो खुद से कहता है कि शायद वो स्नेह के मामले में कमजोर है। उसी पल वो हाउ डॉग्स को धोखा दे देता है और इसी वजह से वो इस पूरे खेल में शामिल हो गया। इसके बाद रेड शर्ट कमरे से निकलते हुए यूचन से कहता है कि उसे कहीं और जाना होगा और यूचन को यहीं रुककर इलाज कराने को कहता है, जिस पर यूचन हामी भरते हुए मन में सोचता है कि वैसे भी वो आदमी उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। फिर रेड शर्ट ये कहते हुए चला जाता है कि वे बाद में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीढ़ियों के पास दो गार्ड मानसू और रेड शर्ट को ऊपर जाते हुए रोकते हैं और कहते हैं कि किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। तभी एक गार्ड के कान में उसका साथी कुछ कहता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है।
तब मानसू शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उनके चेहरे याद कर लो, और ये भी जोड़ता है कि सुरक्षा कड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वे रोज यहाँ आते जाते हैं तो उनका चेहरा पहचान में क्यों नहीं आता। तभी दरवाजा खुलता है और एक गार्ड पूछता है कि क्या वो रेड शर्ट नहीं है। दूसरा गार्ड जवाब देता है कि वो नया है इसलिए नहीं जानता, और बताता है कि अभी केवल 4 लोगों को वीआईपी कमरे में जाने की अनुमति है और रेड शर्ट उनमें से एक है। जब पहला गार्ड पूछता है कि ऊपर क्या हो रहा है तो दूसरा कहता है कि ऐसी बातें सिर्फ वीआईपी को पता होती हैं। इसके बाद मानसू और रेड शर्ट अंदर चले जाते हैं, जहां मानसू रुककर रेड शर्ट को देखता है और मन में सोचता है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो अभी मिल नहीं सकता क्योंकि उसे होश नहीं आया है और शायद वो दूर से ही देखने आया होगा। ये सोचकर वो बुदबुदाता है कि ये आदमी अजीब है क्योंकि उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलते। फिर रेड शर्ट अंदर की ओर बढ़ता है और चलते चलते उसे पुराने दिन याद आते हैं जहां मीजू प्रेग्नेंट हालत में सोफे पर सो रही होती है। रेड शर्ट नीचे बैठकर टीवी देख रहा होता है। टीवी में एक बच्चे को खाना खिलाते हुए दिखाया जा रहा होता है और रेड शर्ट पीछे से जाकर मीजू के पेट पर सिर रखकर सो जाता है, जबकि मीजू उसके सिर को प्यार से सहलाती है। यादों से निकलकर रेड शर्ट दरवाजे के पास पहुंचता है और मानसू की बात याद करता है कि उसने कल रात एक बड़ा खतरा पार कर लिया है और उसे जल्द ही होश आ जाना चाहिए। तब मानसू की आवाज गूंजती है कि ये आदमी इतना बेजान क्यों है और क्या उसने सुना नहीं कि वो जिंदा है। और आखिरकार हम रेड शर्ट को पहली बार टूटते और भावुक होते हुए देखते हैं। यूचन को देखते हैं जो पैरों को ऊपर उठाकर पुशअप्स कर रहा होता है और बगल में खड़ी लड़की से, जो शायद डॉक्टर है, कहता है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि अगर आप अचानक इस तरह हिलने गुलने लगेंगे तो समस्या हो सकती है। तभी यूचन हंसते हुए कहता है कि शायद मुझे आपको और दिखाना चाहिए, और एक हाथ पर खड़े होकर दिखाने लगता है। उसी वक्त रेड शर्ट और मानसू वहां पहुंच जाते हैं और यूचन को देखकर रेड शर्ट कहता है कि वो तो ठीक लग रहा है। उन्हें देखते ही यूचन रेड शर्ट से पूछता है कि ओह तुम वापस क्यों आ गए और कहाँ थे, जिस पर रेड शर्ट जवाब देता है कि वो थोड़ी हवा लेने बाहर गया था, और मानसू ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यूचन दोनों के सामने आकर मानसू की ओर इशारा करते हुए रेड शर्ट से पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है और क्या ये तुम्हारा पुराना बॉस है, जिस पर रेड शर्ट उसे डांटते हुए कहता है कि कितना बदतमीज है, ये उसका दोस्त है। तब यूचन फौरन माफी मांगते हुए कहता है कि उससे गलती हो गई, जबकि मानसू चुप रहता है और मन ही मन सोचता है कि यूचन भी रेड शर्ट की तरह एक पूर्व हाउ डॉग है जिसका एक हत्यारे के रूप में शानदार करियर रहा है, और वो अब तक उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि दोसान में उसे देखने का मौका नहीं मिला था। फिर भी वो अपनी उम्र में रेड शर्ट जैसी आभा फैला रहा है जो अविश्वसनीय है। इसके बाद यूचन रेड शर्ट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि क्या इवान अब आएगा, और बताता है कि उसे हाउ डॉग्स टीम 3 और 4 के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन टीम 1 जरूर आएंगी जो सहयोगी टीमें हैं, कैनाइन और मोलर कहलाती हैं। भले ही वे मुख्य टीमों से थोड़ी कमजोर हों, लेकिन फिर भी वे एक बड़ा खतरा है और काफी स्ट्रांग है, इसलिए वे दोनों अकेले उन सबको संभाल नहीं सकते। जिस पर रेड शर्ट उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वे अकेले नहीं लड़ेंगे क्योंकि कुछ उपयोगी लोग भी हैं। ये सुनकर यूचन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ऐसे लोग ज्यादा मदद के नहीं होंगे जब तक वे कम से कम हाउ डॉग्स या उसके कौशल स्तर के आसपास ना हो। तब रेड शर्ट कहता है कि हाँ, ऐसे लोग कोरिया में मौजूद हैं। तभी 3 लोगों के चलते हुए पैर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक झुंझलाकर कहता है कि क्या तुम दोनों अकेले नहीं जा सकते थे। दूसरा उसे डांटते हुए कहता है कि रोना बंद करो और ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ है, जबकि बीच वाला आदमी अपने कोट का बटन लगाते हुए कहता है कि शांत रहो, वे लगभग पहुंच ही गए हैं। उन्हें देखकर यूचन और मानसू हैरान हो जाते हैं और मानसू कहता है कि वे वही हैं, जिस पर रेड शर्ट कहता है कि ये तीनों हाउ डॉग्स के बराबर कुशल हत्यारे हैं और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने अपना मन बना लिया है। तब बीच वाला आदमी जवाब देता है कि रेड शर्ट, वे यहाँ अपने विचार व्यक्त करने आए हैं, और तभी पता चलता है कि वे ट्रिपलेट्स हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनका बड़ा भाई चोई वोनसेक बेड पर लेटा है और नींद में उसे रेड शर्ट के साथ हुई लड़ाई याद आ रही होती है, जहां रेड शर्ट ने चोई समसेक के गले पर चाकू रखा था और वार करने ही वाला था। तभी चोई वोनसेक डर के मारे चिल्लाते हुए उठ बैठता है और तेज तेज सांस लेने लगता है। तभी चोई वोनसेक के बेड के सामने रेड शर्ट को देखते हैं, जो चोई वोनसेक को उठते हुए बोलता है, तुम उठ गए, चिंता मत करो, तुम्हारे छोटे भाई जल्द ही जाग जाएंगे। चोई वोनसेक कुछ समझ नहीं पाता तो रेड शर्ट बताता है कि उसने किसी भी महत्वपूर्ण जगह को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वे काफी समय से सो रहे हैं। इस पर चोई वोनसेक पूछता है कि तुमने हमें जिंदा क्यों छोड़ा और ली ग्वांग वॉन आखिर क्या साजिश रच रहा है। तभी रेड शर्ट ली ग्वांग वॉन का हिडन ब्लेड दिखाते हुए कहता है कि ली ग्वांग वॉन मर चुका है और उसने उसे मार दिया है। ये सुनकर चोई वोनसेक शांत हो जाता है और मन में सोचता है कि ये ली ग्वांग वॉन का गुप्त हथियार है, और अगर ये रेड शर्ट के पास है तो वो सच में मर चुका
चुका है, जो हैरानी की बात नहीं क्योंकि उन्हें कुछ करने से पहले ही बेहोश कर दिया गया था। फिर रेड शर्ट कहता है कि जल्द ही नेविल के हाउ डॉग्स कोरिया आएंगे और वो चाहता है कि वे इसके लिए तैयारी करें। इस पर चोई वोनसेक पूछता है कि अगर वे मना कर दें तो क्या होगा। तब रेड शर्ट उनकी बीमार छोटी बहन चोई यूरा का जिक्र करता है, जिसे सुनकर चोई वोनसेक चौंक जाता है और पूछता है कि वो ये नाम कैसे जानता है। और रेड शर्ट मन में सोचता है कि ट्रिपलेट्स की आर्थिक परेशानी का कारण यही बहन है, जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज केवल विदेश में संभव है और एक इंजेक्शन की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए ली ग्वांगवॉन का प्रस्ताव उन्हें अच्छा लगा और उसने वादा किया कि वो उनकी बहन का इलाज कराएगा, बशर्ते वे उसके लिए काम करें। जबकि सच्चाई ये थी कि ली ग्वांगवॉन जानबूझकर इलाज में देरी कर रहा था ताकि ट्रिपलेट्स लंबे समय तक उसके कुत्ते बने रहें। फिर रेड शर्ट दोहराता है कि ली ग्वांगवॉन मर चुका है और बताता है कि जब वे सो रहे थे तब उसने उनकी बहन का इलाज अपने हाथ में ले लिया क्योंकि ली ग्वांगवॉन उसे सही इलाज नहीं दे रहा था। क्या तुम जानते थे? जहां चोई वोनसेक हैरान होते हुए बोलता है, क्या? रेड शर्ट समझाता है कि उसे सिर्फ जीवन रक्षक उपचार मिल रहा था, इसलिए हालत नहीं सुधर रही थी। जबकि चोई वोनसेक पहले इसे बकवास मानता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें बहन से मिलने नहीं दिया और चेतावनी दी कि हंगामा करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और बड़ी टेडी बियर के लिए बोलता है और आप इस तरह की चीजें अस्पताल के अंदर नहीं ला सकते। ये सब सोचकर चोई वोनसेक मन ही मन सवाल करता है कि क्या ये सब सच हो सकता है। जहां रेड शर्ट साफ शब्दों में कहता है कि ली ग्वांगवॉन ने डॉक्टरों को पैसे दिए थे ताकि तुम्हारे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प न रहे, लेकिन अब तुम्हारी बहन का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है, इसलिए चिंता मत करो, वो बेहतर हो गई है और तुम चाहो तो खुद उससे मिलकर इसकी पुष्टि भी कर सकते हो। इतना कहते हुए रेड शर्ट जमीन पर रखा सूटकेस खोलता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और बगल में ऐसे ही कई और सूटकेस दिखाई देते हैं। फिर वो पैसों की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी मदद करो और अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हारी बहन के इलाज की पूरी गारंटी दूंगा, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो वो 3 प्लेन टिकट निकालकर दिखाता है, जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो, मैंने तुम्हारे लिए टिकट पहले ही खरीद लिए हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में लौटता है, जहां एक तरफ ट्रिपलेट्स खड़े हैं और दूसरी तरफ मानसू, यूचन और रेड शर्ट मौजूद हैं। तब यूचन हैरानी से कहता है कि उसने सुना था वे मर चुके हैं, लेकिन वे तो जिंदा है। जिस पर मानसू पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो? तब यूचन जवाब देता है कि ट्रिपलेट्स हत्यारे काफी मशहूर हैं और उनकी सिंक्रोनाइज्ड टेक्निक का इस्तेमाल विदेशों में भी किया जाता है। उनका ट्रेडमार्क उन्हें एक समय तक सबका केंद्र बना चुका था, और अगर ये वही लोग हैं तो हाउ डॉग्स के खिलाफ हमारे पास सच में एक मौका है। इसके बाद रेड शर्ट ट्रिपलेट से पूछता है कि उसने सुना है वे अभी अभी वापस आए हैं और उनकी बहन कैसी है। ये सुनकर तीनों ट्रिपलेट्स शर्मिंदा हो जाते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लेते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां रेड शर्ट ने ट्रिपलेट्स की बहन का इलाज करवाया था और उसकी हालत पहले खराब दिखती है, जबकि दुसोक और समसोक उसके बगल में सिर झुकाए बैठे होते हैं और उनकी बहन समसोक की चोटी पकड़े रहती है। उसके सिर के पास वही टेडी बियर भी रखा होता है जो ट्रिपलेट्स उसके लिए लाए थे। तभी बेड के पास बैठे चोई वॉनसोक से डॉक्टर कहता है कि वो अपने भाइयों को देखकर सच में बहुत खुश हुई होगी, इसलिए उसे इतनी जल्दी नींद आ गई। शुक्र है, इलाज सही दिशा में जा रहा है और जैसा कि तुम देख सकते हो, यूरा ने अपनी ताकत वापस पा ली है। अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो वो लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएगी और इस हालत को बनाए भी रख सकेगी। ये सुनकर चोई वॉनसोक मन ही मन सोचता है कि इलाज सच में हो गया। इसके बाद एक और सीन में ट्रिपलेट्स को घर के फर्श पर बैठे दिखाया जाता है, जहां बीच में एक घड़ी रखी होती है और चारों तरफ कई कागज बिखरे होते हैं। तभी घड़ी का अलार्म बजता है और चोई वॉनसोक अपनी बहन को याद करते हुए अलार्म बंद करता है। फिर तीनों को कोट पहनकर घर से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और चोई वॉनसोक कहता है, चलो काम पर चलते हैं, यूरा हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद प्रेजेंट में ट्रिपलेट्स रेड शर्ट के सामने झुककर कहते हैं कि वे उसके बहुत आभारी हैं और अतीत में अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। ये देखकर यूचन रेड शर्ट से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया। तभी फ्लैशबैक में ट्रिपलेट्स और रेड शर्ट की पिछली लड़ाई दिखाई जाती है, जहां रेड शर्ट समसोक के गले पर चाकू रखे होता है और बाकी दोनों ट्रिपलेट्स अपने हथियार गिराकर हाथ ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि वे जो चाहें वो करेंगे, बस उनके सबसे छोटे भाई को छोड़ दिया जाए। फिर प्रेजेंट में लौटकर रेड शर्ट हल्के से हंसते हुए यूचन से कहता है कि उसने उनका पारिवारिक बंधन देख लिया था और ट्रिपलेट्स के पास जाकर पूछता है कि क्या वे यूं ही झुके रहेंगे। इतना कहकर वो हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तब चोई वॉनसोक आगे बढ़कर कहता है कि उसका जवाब यही है और वो इसे अपनी जिंदगी से चुकाएगा। फिर वो रेड शर्ट का हाथ थामते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कितना मजबूत है या हमें किससे लड़ना है। चोई वॉनसोक, चोई दुसोक और चोई समसोक हमेशा तुम्हारे साइड में खड़े रहेंगे। रेड शर्ट यूचन को देखते हैं, जो थोड़ा परेशान सा लग रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि अच्छा है कि ये लोग अभी भी एनर्जी से भरे हुए हैं। तभी दुसोक और समसोक अपने हाथ पॉकेट में डालते हुए यूचन पर शक करते हैं।
वे उससे पूछते हैं, क्या तुम पहले हाउडॉग्स में थे? हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम एक डबल एजेंट जैसे लगते हो। क्या हमें तुम्हें मार देना चाहिए? यूचन मन में सोचता है कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी चोई वॉन्सॉक बीच में बोलता है, बस करो, रेड शर्ट ने हमें आश्वासन दिया है, अब और पूछताछ बेकार है। फिर वो शक भरी आवाज में जोड़ता है, हालांकि रेड शर्ट के लिए इसके खतरा बनने की संभावना अभी भी बनी हुई है। यूचन, हाँ यही नाम था, हम तुम पर नजर रखेंगे। यूचन चुप रहता है और मन में सोचता है, अगर सही से कहूं तो ये लोग भरोसेमंद ही हैं। तभी रेड शर्ट बोलता है, हमारे पास समय नहीं है, हाउडॉग्स जल्द ही अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। इसके बाद रेड शर्ट के हाथ में एक गन दिखाई देती है जिसे वो चेक कर रहा होता है। तभी मानसो बोलता है, ऑपरेटर्स कोरिया पहुंच चुके हैं, क्या इतना काफी नहीं है? भले ही वे हाउडॉग्स हों, वे ऑपरेटर्स के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? रेड शर्ट जवाब देता है, नहीं, इवान जरूरी साधनों का इस्तेमाल करके कोरिया आएगा। अगर हमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो हम मौका खो देंगे। वो सबको देखते हुए कहता है, ध्यान दो, वे मेरे सिर के लिए कोरिया आएंगे। अगर वे इस तरह खेलना चाहते हैं तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। चलो उन्हें जोरदार टक्कर देते हैं। इसके बाद सीन चर्च में जाता है जो हाउडॉग्स का बेस होता है। वहां एसोसिएशन के ब्लू हॉक मौजूद होते हैं और ऑर्का को बंदी बनाकर रखा गया होता है। ये देखकर कोई मन में सोचता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऑपरेटर्स पहले ही पहुंच चुके हैं? तभी कमियाशीन को होश आता है। वो ये सब देखकर मन में सोचता है। फिर ब्लू हॉक के लीडर को देखते हैं जो ऑर्का को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए देखता है। वो बोलता है, अरे बाप रे, ये साफ साफ विरोध कर रहा है। मैनुअल के अनुसार जो लोग किसी ऑपरेटर के वैध अभियोग का विरोध करते हैं उनके खिलाफ बिना शर्त घातक बल का प्रयोग किया जा सकता है। अवॉन्तोर, इसे मार डालो। तभी अवॉन्तोर ऑर्का को सुपर किक मारता है। इसके बावजूद ऑर्का के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। कमियाशीन ये सब देखकर मन में बोलता है, एसोसिएशन हम पर हमला कर रहा है, हमारी योजना गलत हो गई है। डुओ मर चुका है, इसलिए ऑर्का ने कंट्रोल खो दिया है। ऐसी चाल केवल एक ही इंसान सोच सकता है, रेड शर्ट, वो कमीना सांप। वो सोचता है, क्या हमारा मिशन इस तरह सफल हो पाएगा? इसके बाद सीन लंदन में इवान कार्डिफ के पास पहुंचता है। वो फेस ढके जस्टिस से कहता है, माय लॉर्ड, एसोसिएशन को इसका जवाब देना होगा। 9 साल पहले एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य युग जॉन ने रेड शर्ट को बचाया था, जो नेविल परिवार से भाग रहा था। इसके बाद रेड शर्ट ने नेविल की शाखा दोसान कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त कर दिया। वो आगे कहता है, इस असामान्य स्थिति को द हाई नेविल्स इंटरप्रेट इस तरह समझते हैं कि एसोसिएशन ने युग जॉन को आदेश दिया और उन्होंने कोरिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति रेड शर्ट का उपयोग करके नेविल्स को पूर्वी एशिया में विस्तार करने से रोक दिया। शांति समझौते का प्रतीक और मालिक, उन्होंने हमारी पीठ पीछे नेविल परिवार को गिराने की साजिश रची। एसोसिएशन की यह हरकत शांति संधि की नींव को हिला देने वाली है। इसे नेविल्स के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से युद्ध की घोषणा भी माना जा सकता है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है। वे आपस में बोलते हैं, ये क्या कह रहा है? युद्ध की घोषणा? क्या सच में नेविल्स के साथ युद्ध हो सकता है? तभी जस्टिस गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें सच में लगा कि ऐसी बातें इस अदालत में काम करेंगी? लोग उसका समर्थन करते हैं। वो सही कह रहा है। आप इस अदालत के बारे में क्या सोचते हैं? यहां से तुरंत बाहर निकलो। फेस ढके जस्टिस सबकी बातें सुनता है और मन में सोचता है, इवान के शब्द बकवास हैं और उनका कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन जिस चीज की वे तलाश कर रहे हैं वो है एक कारण। नेविल्स कोरिया का उपयोग करके एक छोटा संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं और वही संघर्ष आगे चलकर युद्ध का बीज बनेगा। ये सब एसोसिएशन के प्रभाव के कारण हो रहा है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो मन में कहता है, नेविल, तुमने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं, शक्ति का संतुलन टूटने लगा है। फिर वो इवान कार्डिफ से कहता है, काफी समय से तुम्हारी नजर कोरिया पर रही है, ऐसे थोपी हुई सच्चाई को सच की तरह पेश करने का टैलेंट तुम में है कार्डिफ। इवान कार्डिफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, धन्यवाद माय लॉर्ड। इसके बाद सीन एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के सबसे ऊपरी फ्लोर पर जाता है। वहां 3 मोटे आदमी सोफे पर बैठे होते हैं और इवान कार्डिफ तथा जस्टिस के बीच की बातचीत देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये क्या है? मैं तो युद्ध देखने की उम्मीद कर रहा था, ये तो काफी मनोरंजक स्थिति बन गई है। दूसरा आदमी कुछ खाते हुए कहता है, चीजें सच में बोझिल होती जा रही हैं। अगर नेविल्स के साथ युद्ध होता है तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। तीसरा आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलता है, लेकिन ये डरावना है, हम अपनी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते। इन तीनों के नाम होते हैं डव, ऑलिव और ब्रांच। ये तीनों एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के ट्राइडेंट ऑफ पीस यानी एसोसिएशन के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं। ऑलिव कॉल पर बोलता है, ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ। वो फेस ढके जस्टिस को फोन करके कहता है, हेलो ओए, क्या तुम मरना चाहते हो? मामले को और उलझाओ मत और कोरिया से अपने हाथ हटा लो। फेस ढका जस्टिस हैरान होकर जवाब देता है, सर, अगर हम ऐसा करते हैं तो नेविल्स को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी ऑलिव गुस्से में बोलता है, तुम में हमें ज्ञान देने की क्या हैसियत है? जस्टिस जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन सर, ऑलिव उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, बस कोरिया से पीछे हट जाओ। इसके बाद फेस ढके जस्टिस को देखते हैं। वो गुस्से में अपना ग्लास जोर से टेबल पर पटक देता है। वो मन ही मन सोचता है, सड़े हुए बूढ़े,
क्या ये लोग नेविल्स के थोड़े से उकसाने पर इतनी आसानी से दुम दबाकर भाग जाते हैं? वो गुस्से में ग्लास को और कसकर पकड़ता है और ग्लास टूट जाता है। वो बोलता है, एसोसिएशन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, बलिदान जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद ही नहीं है। फिर वो अपना हाथ उठाते हुए घोषणा करता है, डिफेंडेंट का तर्क उचित है, एसोसिएशन कोरिया से पीछे हटेगी। ये सुनते ही अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी इवान कार्डिफ बोलता है, शांति के हित में आपके इस बेहतरीन फैसले के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप एक और बात की पुष्टि करेंगे? वो आगे कहता है, हमें कोरिया की स्थिति पर लाइव रिपोर्ट मिल रही है, हमारे साथियों पर ऑपरेटर्स हमला कर रहे हैं। ये सुनकर पास खड़े जस्टिस हैरानी से बोल उठते हैं, क्या? इवान कार्डिफ शांत स्वर में कहता है, संधि के अनुसार जब कोई ऑपरेटर कानूनी रूप से अभियोग चला रहा होता है तो उसके पास पूर्ण शक्ति होती है, लेकिन अभी जब नेविल्स को उचित ठहरा दिया गया है तो उनके मुकदमे का औचित्य समाप्त हो चुका है। वर्तमान स्थिति ये है कि एसोसिएशन ने नेविल्स पर पहले हमला किया है, तो क्या ऑपरेटर्स का ये हमला एसोसिएशन की इच्छा है या ये उनकी व्यक्तिगत कार्रवाई है? ये सुनकर फेस ढके जस्टिस अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो मन में सोचता है, ये मेरी स्थिति है, शक्ति जिसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता। अपने ही अधीनस्थों की रक्षा ना कर पाना ये कितना शर्मनाक है। फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ हटाता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है। वो इवान कार्डिफ से कहता है, ऑपरेटर्स ने जो कुछ भी किया है वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, इसका एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। तुम जो कर सकते हो करो। इवान कार्डिफ हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकालता है और कॉल करते हुए कहता है, पुष्टि के लिए धन्यवाद। फिर कॉल पर बोलता है, तो आत्मरक्षा का हमारा मामला सिद्ध हो गया है। डेड फेस, ऑपरेशन ब्लैक फैल्कन शुरू करो। इसके बाद डेड फेस को दोनों हाथों में गन पकड़े चर्च की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही गेट खुलने की आवाज आती है, सभी लोग गेट की ओर देखने लगते हैं। गेट पर डेड फेस खड़ा होता है और एसोसिएशन के ऑपरेटर्स पर गन तान देता है। अगले ही पल वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ऑपरेटर्स को बचने तक का मौका नहीं मिलता। एक के बाद एक सभी को गोलियां लगने लगती हैं। तभी एक गोली ऑर्का की चेन पर लगती है। चेन टूट जाती है और ऑर्का आजाद हो जाता है। आजाद होते ही ऑर्का अवंतोर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अवंतोर वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एसोसिएशन का एक आदमी हैरानी से मन में सोचता है, ये जानलेवा है। एक ही मुक्के में उसकी गर्दन टूट गई। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? डेड फेस उसके सिर पर बंदूक रखते हुए कहता है, एसोसिएशन की इन बूढ़ी आत्माओं को जानते हुए मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। जरा सा डराओ और ये लोग रेंगने और कांपने लगते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि अब क्या होगा? तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद सीन रेड शर्ट के बेस पर शिफ्ट होता है। रेड शर्ट बोलता है, अगर सब कुछ मेरी उम्मीदों के मुताबिक हुआ तो एसोसिएशन इवान को रोक नहीं पाएगी। वो कोरिया आने वाला है। ट्रिपलेट्स में से चोई वॉनसॉक पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? रेड शर्ट जवाब देता है, मेरे पीछे आओ, एक जगह है जहां हमें जाना है। चलते हुए वो मन में सोचता है, सभी हाउडॉग्स के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे और मजबूत साथियों की जरूरत है। ब्लैक गोल्ड क्लैन को मनाओ और नेविल्स को गिराने के लिए एक विशाल नींव रखो। हम देखते हैं कि रेड शर्ट दुसॉक पर जोरदार हमला कर रहा होता है। दुसॉक दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी रेड शर्ट के बगल में समसॉक को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं और सामने चोई वॉनसॉक हाथ में चाकू लेकर खड़ा होता है। समसॉक कराहते हुए बोलता है, मैं भी अब और नहीं सह सकता। क्या हमें ब्लैक गोल्ड क्लैन में शामिल नहीं होना था? ये अचानक स्पेयरिंग मैच में क्यों बदल गया? धिक्कार है, हम अभी भी नए रिक्रूट हैं। सामने खड़ा चोई वॉनसॉक बोलता है, वे सही कह रहे हैं। रेड शर्ट, तुमने कहा था कि जाने से पहले ये बस हल्का सा वार्म अप होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है। तभी दुसॉक और शमसॉक एक साथ बोलते हैं, हल्का? इसमें कुछ भी हल्का नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है। तुम खास तौर पर हमें ही क्यों चुन रहे हो? यूचेन भी तो यही है। तुम यूचेन के साथ स्पेयरिंग क्यों नहीं करते? ये सुनकर रेड शर्ट हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुम लोग इसके लिए सही लगे। तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी कम अकड़न महसूस हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहा। अगर जाने से पहले ये नहीं किया होता तो आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन सकती थी। तभी बगल में खड़े यूचेन को दिखाया जाता है। वो सब कुछ देखते हुए मन ही मन सोचता है, वो अभी क्या था? उस दिन की तुलना में मेरा ह्यूम लेवल काफी बढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की थी? वो रेड शर्ट से पूछता है, अभी जुड़वा भाइयों के साथ स्पेयरिंग करते समय तुमने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया? रेड शर्ट मन में सोचता है, घाव पर टांके लगने और दर्द निवारक लेने के बाद हिलना डुलना काफी आसान हो गया है। फिर भी अभी तक जितनी ताकत मैं लगा पाया वो लगभग 50% ही थी। फिर वो यूचेन से कहता है, अभी ये 80% था। मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति में यही मेरी सीमा है। ये सुनकर यूचेन मन में सोचता है, जो चाल मैंने अभी देखी वो उसकी पूरी ताकत नहीं थी। अगर ये सच है तो वो इवान से भी आगे निकल सकता है। नहीं, अभी निष्कर्ष निकालवा जल्दबाजी होगी। ये नेविल एलाइट टीम है।
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फिर वो पूछता है, रेड शर्ट, क्या इस अस्पताल की सुरक्षा कड़ी है? रेड शर्ट जवाब देता है, चिंता मत करो, मैंने एहतियाती कदम उठा लिए हैं। अगर वैंग काई इस अंडरग्राउंड अस्पताल का पता लगा लेता है तो वे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां मेरी एक कमजोरी है। यू चेन तुरंत बोलता है, तो सबसे पहले हमें वैंग काई को हटाना होगा। तुम जा सकते हो, यहां सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रेड शर्ट मन में सोचता है, तुम्हारे कारण मैं मन की शांति के साथ जा सकता हूं। वो अपना हाथ यू चेन की छाती पर रखते हुए बोलता है, तुम्हें यहां पाकर मुझे तसल्ली महसूस होती है यू चेन, तो मैं जा रहा हूं। वो मन में जोड़ता है, हमारा लक्ष्य है ब्लैक गोल्ड क्लैन को भर्ती करना। अब सीन चर्च पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हाउ डॉग्स वहां मौजूद हैं और एसोसिएशन के ब्लू हॉक की लाशें चारों तरफ पड़ी हुई हैं। ऑर्का डियो की लाश को उठाए हुए खड़ा होता है। डेड फेस बोलता है, वाह, लीडर और नन बच निकले, कितनी शर्म की बात है। ऑर्का डियो की लाश को उठाकर वहां से जाने लगता है। डेड फेस उससे पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? ऑर्का जवाब देता है, रेड शर्ट के पास, मुझे उसे खुद मारना होगा, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तभी वैंग काई को परेशान हालत में दिखाया जाता है। वो मन में सोचता है, रेड शर्ट ने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। इस रफ्तार से तो इन्फॉर्मेशन वॉर में हार की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। तभी डेड फेस को गन रिवोल्ड करते हुए देखते हैं। वो अचानक वैंग काई पर गन तानते हुए बोलता है, रेड शर्ट की जानकारी तुम्हारी जानकारी से तेज थी, इसी वजह से हम समय पर एकजुट नहीं हो पाए। डरते हुए वैंग काई बोलता है, वह वॉइस लीडर, वो इसलिए हुआ क्योंकि यू चैन ने हमें धोखा दिया। डेड फेस ठंडे स्वर में कहता है, मुझे जवाब दो, क्या ऐसे आदमी को छोड़ने का कोई कारण है जो अब उपयोगी नहीं है? वैंग काई घबराकर बोलता है, डेड फेस, थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बात एक पल के लिए सुनो। तभी डेड फेस गोली चला देता है। हम देखते हैं कि वैंग काई के बालों से खून के छींटे गिरते हैं। गोली उसके गाल को छूते हुए उसके कान में लगती है और उसका कान कट जाता है। डेड फेस बोलता है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, रेड शर्ट को मारने का कोई रास्ता ढूंढो। दर्द और गुस्से में वैंग काई बोलता है, मैं संभालूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। वो दांत पीसते हुए मन में सोचता है, रेड शर्ट, मैं नहीं चाहता था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन ये वही खेल है जो तुमने शुरू किया था। मुझे चुनौती देने की कीमत मैं तुमसे जरूर वसूलूंगा। मैं हर जरूरी तरीका इस्तेमाल करूंगा। अंत में सीन चाइना टाउन में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रेड शर्ट ट्रिपलेट्स के साथ मौजूद है। वे ब्लैक गोल्ड क्लैन के बेस में खड़े होते हैं। चारों तरफ कई खतरनाक किलर्स नजर आते हैं जो शोर मचा रहे होते हैं और रेड शर्ट को देखते हुए बड़बड़ाते हैं, ये क्या बकवास है? वे कमीने इतनी दूर यहां क्यों आए हैं? क्या वे बॉस से मिलने आए हैं? इस तरह हमारे हेडक्वार्टर में घुसने की आखिर उन्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या वे मरने आए हैं? तभी रेड शर्ट के सामने से कोई आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुनाई देता है, कृपया मुझे बचा लो। हम देखते हैं कि कई लोग हाथों में चाकू लेकर एक आदमी को घेरकर बेरहमी से मार रहे होते हैं। उनका लीडर ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां रेंग कर भाग रहे हो? डर से कांपता हुआ वो आदमी बोलता है, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं कर्ज चुकाने के लिए जो कहोगे वो करूंगा। लीडर बेरहमी से कहता है, इसे ले जाओ और बेच दो। उसके साथ ही उसे जमीन से उठाकर घसीटते हुए ले जाते हैं। वो आदमी चिल्लाता रहता है, मुझे जाने दो, तुम अपने ही देशवासी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस थोड़ा और समय दे दो। तभी लीडर रेड शर्ट की ओर नजर घुमाता है और भारी आवाज में पूछता है, आप जैसी महत्वपूर्ण हस्ती को यहां आने के लिए क्या प्रेरित करता है? यही आदमी ब्लैक गोल्ड क्लैन का ऑपरेशंस लीडर जैंग ग्वांगुक होता है। रेड शर्ट शांति से जवाब देता है, मैं ब्लैक गोल्ड क्लैन के लीडर से मिलने आया हूं। उन्हें बता दो कि मुझे उनसे कुछ कहना है और मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। जैंग ठंडे स्वर में कहता है, बॉस अभी यहां नहीं है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तभी रेड शर्ट अपना चाकू निकालकर जैंग से कहता है, मुझे रास्ता दो। ये देखकर जैंग चौंक जाता है। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगता है। रेलिंग पर खड़े ब्लैक गोल्ड क्लैन के सभी लोग उसके साथ हंसने लगते हैं। जैंग हंसते हुए कहता है, ब्लैक गोल्ड क्लैन के हेडक्वार्टर में ऐसी शेखी बघारना, क्या तुम्हारे पास 10 जाने हैं या कुछ? क्या तुम्हें अपने सामने मेरे भूखे साथी नहीं दिख रहे? यहां वही लोग इकट्ठे होते हैं जिन्हें किसी चीज का डर नहीं होता और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, होश में आओ और अभी के अभी यहां से चले जाओ, चाहे तुम खुद को कितना भी स्ट्रांग या चालाक क्यों ना समझते हो। अचानक जैंग अपनी कुल्हाड़ी उठाकर रेड शर्ट के गले पर रख देता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये चाइना टाउन है। रेड शर्ट बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहता है। रेलिंग पर खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं, मार दो उसे, मर जा कमीने। तभी अचानक रेड शर्ट आगे बढ़ता है। वो जैंग की कुल्हाड़ी वाले हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन दबाकर जमीन पर गिरा देता है। जंग को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता, अगले ही पल रेड शर्ट उसके गले में चाकू घोंप देता है। ये दृश्य देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। रेड शर्ट ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें रास्ते से हटने को कहा था, लेकिन तुम लोग तभी सुनते हो जब मर जाते हो। तभी जंग के सभी साथी एक साथ रेड शर्ट पर हमला कर देते हैं। रेड शर्ट पलटवार करने ही वाला होता है कि उसी क्षण ट्रिपलेट्स बिजली की रफ्तार
रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। एक ही सेकंड में वे सभी हमलावरों को ढेर कर देते हैं। तीनों एक साथ कॉम्बैट पोज में खड़े हो जाते हैं। चोई वॉनसुक सख्त आवाज दे बोलता है, रेड शर्ट से दूर रहो, गंदा कचरा। तभी हम देखते हैं कि हाई हील्स की आवाज गूंजती है। एक लड़की शान से चलती हुई सामने आती है। ब्लैक गोल्ड क्लान के लोग पीछे मुड़कर कहते हैं, बॉस। वो लड़की रेड शर्ट को देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, अरे वाह, प्रतिष्ठित लोग आ गए हैं, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? रेड शर्ट उसे देखते हुए मन में सोचता है, वो यहाँ है, वो स्रोत जो इस लड़ाई के दायरे को और फैलाएगा, और ये वेन काई को हराने का पहला कदम है। ये लड़की होती है लिन स्याओ। वो रेड शर्ट से कहती है, तुमने बिना दस्तक दिए ही दरवाजा तोड़ दिया। ब्लैक गोल्ड क्लैन की लीडर लिन स्याओ अपने साथियों की ओर देखते हुए सख्ती से कहती है, किसी को भी अंदर मत आने देना। उसके साथी हिचकिचाते हुए कहते हैं, लेकिन लीडर, आपकी सुरक्षा, उन लोगों के साथ आपको अकेला छोड़ना खतरनाक है। लिन स्याओ ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वैसे भी वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके खिलाफ तुम जैसे लोग कुछ कर सको। अब दफा हो जाओ, यहाँ की चीजें मैं खुद संभाल लूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम रेड शर्ट को लिन स्याओ के सामने डाइनिंग टेबल पर शांत बैठे हुए देखते हैं। लिन स्याओ पूछती है, तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? रेड शर्ट बिना घुमाए सीधे कहता है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुझ पर दाम लगाओ। लिन स्याओ हल्की हंसी के साथ कहती है, हमारे ब्लैक गोल्ड क्लैन जैसे छोटे संगठन के पास आखिर कितनी ताकत है? रेड शर्ट चाय की एक चुस्की लेते हुए शांति से बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्हाइट गोल्ड क्लैन के मुखिया लिन पोटियन से बात कर रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि रेड शर्ट और लिन स्याओ के अलावा कमरे में पर्दों के पीछे एक आदमी सोफे पर बैठा है। वो ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। लिन स्याओ भ्रमित होकर कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ सिर्फ मैं और तुम ही हैं। रेड शर्ट मन ही मन सोचता है, व्हाइट गोल्ड क्लैन, मुझे पता है कि वे अब तक तटस्थ क्यों रहे हैं और मुझे इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाना होगा, क्योंकि वे अभी तक किसी भी पक्ष में नहीं हैं, वे किसी के भी हो सकते हैं। रेड शर्ट चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहता है, एसोसिएशन भ्रष्ट है और नेविल्स खतरनाक हैं। आपके तटस्थ रहने की वजह यही है, आप किसी एक पक्ष को चुन नहीं सकते। क्या मैं गलत हूं? लिन स्याओ सन्न रह जाती है और मन में कहती है, इसने मेरे पिता को पूरी तरह समझ लिया है। नेविल्स की योजना सिर्फ एसोसिएशन ही नहीं बल्कि पांचों प्रमुख शक्तियों को खत्म करने की है। ये जानकारी हमें सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसी दुनिया का हिस्सा है। रेड शर्ट ने ये बात जरूर यूचेन से सुनी होगी। एक भ्रष्ट एसोसिएशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए पिताजी अब तक तटस्थ रहे हैं। फिलहाल नेविल्स को रोकने का कोई सीधा तरीका नहीं है। तभी लिन पोटियन बोलते हैं, तुम काफी दिलचस्प बातें करते हो। वे पर्दा हटाकर सामने आते हैं। उनके चारों ओर एक अलग ही आभा फैल जाती है। उन्हें देखते ही रेड शर्ट मन में कहता है, वो वही है, व्हाइट गोल्ड क्लैन का मुखिया लिन पोटियन। लिन स्याओ अपनी कुर्सी से उठ जाती है। लिन पोटियन कुर्सी पर बैठते हैं और कोहनी टेबल पर टिकाकर सीधे रेड शर्ट की आंखों में देखते हैं। अब बताओ, तुम असल में कहना क्या चाहते हो? कमरे का माहौल अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। रेड शर्ट मन में महसूस करता है एक भारी दबाव भरी आवाज जो सामने वाले को मजबूर कर देती है। ध्यान लगाने पर ऐसा लगता है जैसे इस कमरे में सिर्फ हम ही मौजूद हैं। क्या यही है अफवाहों में कहा जाने वाला खुफिया दिग्गज लिन पोटियन? सिर्फ कुछ शब्दों में सामने वाले को पढ़ लेने की क्षमता, एक उच्च श्रेणी की सूचना दलाल जैसी। यहाँ एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। लिन पोटियन पूछते हैं, तुम्हें किसका समर्थन हासिल है? रेड शर्ट शांत स्वर में जवाब देता है, किसी का नहीं। लिन पोटियन भमें चढ़ाते हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं बिना समर्थन वाले व्यक्ति पर दांव लगाऊं? रेड शर्ट बिना हिचक कहता है, यही तो आपका मौका है। अभी जब मेरे पास कोई समर्थन नहीं है, शायद वही मैं हूं जो आपको वो दे सकता हूं जो आप सच में चाहते हैं। लिन पोटियन चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं, इतनी लापरवाही से मत बोलो। अचानक रेड शर्ट को महसूस होता है जैसे वो समुद्र के बीच बैठा है और धीरे धीरे डूब रहा है। ये सब स्थिति के दबाव की वजह से है। रेड शर्ट मन में सोचता है, दबाव बहुत ज्यादा है, इस रफ्तार से मैं उसके बहाव में बह जाऊंगा। सिर्फ एक ही बात है जो उसकी रुचि खींच सकती है, और यही मेरे यहां आने का असली कारण है। एसोसिएशन जल्द ही उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू करेगा। अगला प्रमुख बनने के लिए उत्तराधिकारियों के बीच खुला शक्ति संघर्ष। पांचों प्रमुख शक्तियों ने अपने अपने उत्तराधिकारी तय कर लिए हैं। हर शक्ति पूरी ताकत से समर्थन देगी ताकि उसका उम्मीदवार जीते, लेकिन एक शक्ति अब तक तटस्थ है, व्हाइट गोल्ड क्लैन। नेविल्स को गिराने का यही एकमात्र रास्ता है। मुझे उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनना होगा। रेड शर्ट दृढ़ता से कहता है, अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो मैं एसोसिएशन का उत्तराधिकारी बनूंगा। इस मौके को पकड़िए, मैं इस भ्रष्ट एसोसिएशन को बदल दूंगा और नेविल्स को गिरा दूंगा, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां मेरा परिवार और मैं सुरक्षित रह सकें।
दबाव और बढ़ जाता है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे पानी रेड शर्ट की गर्दन तक आ गया है। लिन पोटियन कहते हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं बाकी सभी उम्मीदवारों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें समर्थन दूं, और मान लो मैं समर्थन दे भी दूं तो तुम उत्तराधिकारी कैसे बनोगे? रेड शर्ट बिना झिझक जवाब देता है, मैं नेविल्स के सभी हाउट डॉग्स को मार डालूंगा। ये नेविल्स की हार का पहला उदाहरण बनेगा, और जब दुनिया को पता चलेगा कि मेरे पीछे आप हैं तो सबका ध्यान हमारी ओर जाएगा। ये एल्डर यूचेन के लिए उन क्रांतिकारियों को मनाने का पूरा कारण बन जाएगा जो पहले से ही एसोसिएशन से असंतुष्ट हैं, और वही क्रांतिकारी मुझे उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। उस दिन आप मुझे समर्थन देने पर खुद को भाग्यशाली समझेंगे। दबाव के बीच हम रेड शर्ट को डूबते हुए देखते हैं। वो मन में सोचता है, अब आगे की चाल लिन पोटियन तय करेंगे। मैंने जो कर सकता था कर दिया, बस यही उम्मीद है कि वे मान गए हों। तभी हम देखते हैं कि लिन पोटियन भी उसी दबाव में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वे मन में सोचते हैं, क्रांतिकारी एसोसिएशन के भीतर एक गुप्त समूह जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। अगर चीजें रेड शर्ट के कहे अनुसार हुई तो ये असंभव नहीं है। यूचेन और रेड शर्ट के संबंध काफी पुराने हैं। अचानक सिचुएशन सामान्य हो जाती है। हम देखते हैं कि लिन स्याओ, लिन पोटियन और रेड शर्ट तीनों टेबल पर शांत बैठे हैं। लिन स्याओ मन ही मन सोचती है, पिताजी ने पूछताछ बंद कर दी है। तभी लिन पोटियन शांत स्वर में बोलते हैं, मैंने तुम्हारी बात इसलिए सुनी क्योंकि तुम आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत में कुछ भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। रेड शर्ट हल्के स्वर में जवाब देता है, इस दुनिया में आखिर क्या ही पूरी तरह निश्चित है? लिन पोटियन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, संभव तो नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। ये सुनते ही लिन स्याओ चौंक जाती है। तभी लिन पोटियन आगे कहते हैं, मैं तुम्हें ये जानकारी नहीं दूंगा कि तुम्हारा परिवार जीवित है या नहीं, और नेविल्स से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी। रेड शर्ट मन में सोचता है, कम से कम मैंने अपना न्यूनतम उद्देश्य हासिल कर लिया है, लेकिन लगता है उसका पूरा समर्थन पाना अभी जल्दबाजी होती। तभी लिन पोटियन चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, कौन जानता है, अगर तुम इवान कार्डिफ के कोरिया आने से पहले नेविल्स के बचे हुए चारों हाउट डॉग्स को खत्म कर सको तो तुम्हारी योजना इतनी असंभव नहीं रह जाएगी। तब हम फिर से बात करेंगे। ये सुनकर रेड शर्ट कुछ नहीं बोलता, वो शांत बना रहता है। तभी लिन स्याओ अचानक खड़ी होकर बोलती है, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? रेड शर्ट शांति से कहता है, ठीक है, आप फिर भी मुझसे दोबारा बात करेंगे ही। लिन पोटियन हंसते हुए कहते हैं, तुम कभी पीछे नहीं हटते हैं ना? वे एक लिफाफा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, इसमें वेनकाई का ठिकाना है। ये ऐसी जगह है जिसे तुम अपनी मौजूदा क्षमताओं से कभी नहीं ढूंढ पाते। लिन पोटियन खड़े होते हैं और कहते हैं, अपने परिवार की रक्षा करो। तुम बहुत दूर आ चुके हो, इसलिए ये विदाई ठीक रहनी चाहिए। ओ हाँ, सबॉर्डिनेट्स वाली बात की चिंता मत करना। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे लोगों को धोखा दे रहे थे। उस आदमी के साथ जो हुआ वो उसी के काबिल था। ये कहकर लिन पोटियन वहां से जाने लगते हैं। रेड शर्ट मन में सोचता है, मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। वो बिल्कुल अफवाहों जैसा ही था। उसका ओरा बेहद डराने वाला था। बातचीत लगभग मेरे द्वारा सारी जानकारी उगल देने के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर एक ही पल में उसका रवैया बदल गया। आखिर लिन पोटियन ने मुझ में क्या देखा? तभी लिन स्याओ लिन पोटियन से कहती है, पिताजी आप अभी गंभीर नहीं थे, है ना? अगर हमने रेड शर्ट को समर्थन दिया तो हम सब मर जाएंगे। लिन पोटियन हंसते हुए जवाब देते हैं, अगर हम कुछ भी ना करें तब भी हमें मरना ही है, तो कम से कम कुछ करने की कोशिश तो करनी चाहिए। चिंता मत करो, मैंने अभी तक कोई वादा नहीं किया है, लेकिन उसने मेरे सामने जरा सी भी हिचक नहीं दिखाई। उसका मन और शरीर दोनों मजबूत हैं। वो हमारे लिन परिवार के लिए एकदम सही है। ये सुनकर लिन स्याओ शर्म से लाल हो जाती है। तभी लिन पोटियन मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसकी भावना वाकई उत्कृष्ट थी। लिन स्याओ झेपते हुए चिल्ला उठती है, ओ पिताजी। सीन शिफ्ट होता है। हम रेड शर्ट को देखते हैं जो हाथ में पकड़े लिफाफे को ध्यान से देख रहा होता है। तभी सीन वैनकाई की ओर जाता है, जहां वो कंप्यूटर पर रेड शर्ट की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मैंने ढूंढ लिया रेड शर्ट की कमजोरी, वो अजीब सा अस्पताल। सीन फिर रेड शर्ट पर आता है। वो लिफाफे को देखते हुए मन ही मन कहता है, वैनकाई, लगता है आज तुम्हें मरना होगा।